हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, जो आपकी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट है, जो आपके पास डिसिप्लिन सब्जेक्ट में आपकी हिंदी है, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमने आपकी जो यूनिट फर्स्ट का क पार्ट का चैप्टर फर्स्ट था वो कंप्लीट कराए थे, और इस वीडियो में जो हम आपको ख है, जो इस ये वाला जो आपका चैप्टर है ये कंप्लीट कराने जा रहे हैं। ख का फर्स्ट पार्ट, आदिकाल काल विभाजन अहम नामकरण। तो जो आदिकाल का काल विभाजन क्या था और उसका नामकरण कैसे था, और जो उसकी विभिन्न परिस्थितियाँ क्या क्या थी, इसके बारे में बताने जा रहे इस वीडियो में। ठीक है, तो आपको हम क्वेश्चन बता देते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पेपर में आएंगे। हिंदी साहित्य नंबर जो आपका फर्स्ट है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वान और विभाजन का प्रयास स्वयं पता नहीं किसने किया, उसके बारे में लिखे। तो जो आदिकाल का जो विभाजन हुआ कैसे हुआ, इसके बारे में बताना है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो आपका बनता है, आदिकाल के नामकरण पर विचार कीजिए कि जो आदिकाल का ये नामकरण कैसे इसके ऊपर पड़ा। थर्ड क्वेश्चन है जो आपका, आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या है, विस्तार से विवेचना कीजिए। आदिकाल की साहित्य एवं धार्मिक परिस्थितियाँ की समीक्षा कीजिए। और नेक्स्ट नीचे देखिए, आदिकाल साहित्य के युगनीय परिस्थितियों ने कैसे प्रभावित किया, तक पूर्व उत्तर दीजिए। तो एक चीज़ आपको याद रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ना, ये तीनों एक ही टाइप से जो आपका क्वेश्चन बनेगा ना, इसमें जो आपका मैन बनेगा कि जो आदिकाल की विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो विभिन्न में आपको पता ही है कि बहुत सारे आते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, राजनीतिक, धार्मिक जो और सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सभी इसके अंदर आते हैं। तो सबके बारे में एक एक करके एक्सप्लेन किया जाएगा। तो क्वेश्चन इसी टाइप से आपके पेपर में पूछे जाएंगे। इस यूनिट से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद ना, जो यूनिट आपकी फर्स्ट का कॉपार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादातर इन तीन क्वेश्चन है, आपको तीन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। तो ये आदिकाल का काल विभाजन, तो ये देखिए, किसी विशेष युग में खास ढंग की रचनाएं प्राय मिलती है, खास प्रकार की प्रवृत्तियों की प्रमुखता होती है, अतः इन्हीं के आधार पर उस युग का नाम रख दिया जाता है। तो मतलब किसी भी जो स्थान है उसकी रचनाओं को देख के, उसकी प्रवृत्तियों को देख के, जो उसमें विशेषताएं होती है ना, तो उसी के नाम पर उसकी जो नाम रखा जाता है। साहित्य में सदा एक ऐसी प्रवृत्तियाँ नहीं रहती, पर परिस्थितियों के अनुसार साहित्य की प्रवृत्तियाँ भी बदलती है। और साहित्य में ना जो एक ही जैसी सेम टाइम नहीं रहता, जो समय के अनुसार है ना, उसमें चेंजिंग आती रहती है साहित्य में। अतः साहित्य के इतिहास का अध्ययन प्रत्येक समय की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के आधार पर उसे विभाजित करके किया जाता है। इसी को काल विभाजन कहा जाता है। तो जो साहित्य का इतिहास है ना, उसका जो अध्ययन करने के लिए जो परिस्थितियाँ होती है और प्रवृत्तियाँ होती है, उनको ना विभाजित किया जाता है। और कैसे किया जाता है, समय के अनुसार किया जाता है। तो इसी को हम काल विभाजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखिए, हिंदी साहित्य का स्वयं प्रथम प्रामाणिक और व्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। तो जो हिंदी साहित्य का जो कहते हैं ना, एक अच्छी तरह से जो इतिहास रचने का किसको जाता है, तो जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनको जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के चार कालों में इस प्रकार विभाजित किया। तो इन्होंने ना जो हिंदी काल है उसको चार भागों में बांटा गया, जो इस प्रकार है, यहाँ पर लिखे गए हैं। देखिए, तो सबसे फर्स्ट है आपका वीर गाथा काल। इसमें जो आता है ना, इसका सन यहाँ पर लिखा है, देखिए 1050 से 1350 में। और ये एक और है, इन दोनों में से एक हो सकता है, ये मतलब ये दोनों ही हो सकते हैं। एंड सेकंड है पूर्व मध्य काल, जिसमें भक्ति काल की बात की जाती है। और थर्ड है उत्तर मध्यम काल, जिसमें रीति काल की बात की जाती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इनके सन याद होनी चाहिए पेपर में, जिससे अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, एंड आपका 4 पॉइंट है इसका आधुनिक काल। इसमें आधुनिक काल है, इसका भी देख लीजिए। इसका समय होता है जो 1900 होते हैं ना, उसके बाद से अब तक जो अभी तक हम चला रहे हैं वो सब है। तो यहाँ देखिए, आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल भी कहा। वह इसलिए कि विद्या की दृष्टि से उसमें गद्य की प्रमुखता है। इस प्रकार का विभाजन इन कालों की रचनाओं के विशेष बहुप्रचलित प्रवृत्तियों के अनुसार ही किया गया। तो ये जो काल विभाजन है किसके द्वारा किया जाता है, तो जो उनकी रचनाएं होती हैं, उनकी जो विशेषताएं होती है ना, वो प्रचलित होती है, उनके अनुसार देख के किया जाता है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी भी काल में अन्य प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं है। और इसका जो अर्थ ये भी नहीं निकाला जा सकता कि जो किसी काल में की रचना होती नहीं, तो सब में थोड़ी बहुत रचनाएं होती है।
उदाहरण के लिए भक्तिकाल अथवा रीतिकाल में भक्ति तथा रीति संबंधित रचनाओं के अतिरिक्त वीर रस की भी अनेक काव्य प्राप्त होते हैं। तो आपको पता ही है कि जो आपका रीतिकाल है, भक्तिकाल है, इसके ऊपर भी आपका टॉपिक है। तो इनके में जो रचनाएं होती है ना, और इसमें जो वीर रस है अनेक काव्य से प्राप्त होती है, जिसमें वीर गाथा काल अथवा आदिकाल की रचनाओं की भांति वीरों का गायन किया गया है। इस प्रकार के काल विभाजन में किसी एक प्रवृत्ति के प्राधान्य को ही आधार माना गया तथा अन्य प्रकार की बनाओं को गौण स्थान दिया गया। तो मतलब जो इस प्रकार के जो काल विभाजन है, किसी एक को महत्वपूर्ण माना गया और जो बाकी सब है ना, उन्हें महत्वपूर्ण नहीं माना गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फाइनली जो काल विभाजन है आदिकाल का किस टाइप से हुआ, तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आपको सबसे पहले तो ये जो नाम याद होने चाहिए और ये 4 सन लिखे हैं यहाँ पर अलग अलग, ये याद होने चाहिए। और किसके द्वारा किया गया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये विभाजन किया गया था। एंड आपका जो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है, आदिकाल के नामकरण पर विचार। इसमें ना देखो, विद्वानों के अलग अलग विचार है, सब इसको कुछ बताते तो कुछ बताते, लेकिन जो एक लेखक है ना, जो रामचंद्र शुक्ल, उनके द्वारा रचित है आदिकाल का नामकरण। परिचय में आप ये सब लिख सकते हैं जो अभी हमने आपको बताया। तो देखिए यहाँ पर आंसर, हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में विभिन्न नाम दृष्टिगोचर होते हैं। किसी साहित्य युग का नामकरण उनकी मुख्य प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है। इस संदर्भ में विचार करने वाले में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वान है। तो जो इनके बारे में, आदिकाल के बारे में जो रचनाएं की गई है, उनके बारे में जो जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ लेखक हैं यहाँ पर। तो 3 लेखकों की बात की गई है, इनके अंतर्गत आदिकाल के जो नामकरण की चर्चा की जाएगी। तो देखिए, तो जो आपका फर्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मतलब इनके द्वारा इस काल का नामकरण किस प्रकार दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का नामकरण वीर गाथा काल किया, तो इनके द्वारा इनको ये नाम दिया गया। अब इसके बारे में यहाँ देखते हैं। शुक्ल जी ने निम्नलिखित 12 रचनाओं का आधार मानकर इस काल का नाम वीर गाथा काल रखना उचित समझा। इन्होंने 12 जो रचनाएं प्राप्त की, उनके द्वारा इस नाम को रखा। तो जो इनकी रचनाएं है, तो यहाँ पर आपको इसकी रचनाएं मिल जाएंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका रचनाओं का नाम याद रखिएगा। जो इसमें पृथ्वीराज रासो भी आते हैं, जयशंकर प्रसाद भी आते हैं और अलग अलग आते हैं। तो यहाँ देखिएगा। एंड इस संदर्भ में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण और नामकरण हो सकता है। तो उन्होंने साहित्य की जो दृष्टि में ये बताया कि जो इसी जो रचनाओं के आधार पर ना जो आदिकाल को हम नामकरण दे सकते हैं उसकी। अतः शुक्ल जी द्वारा गिनाई गई इन रचनाओं में अधिकांश अप्रमाणिक एवं नोटिस मात्र है। इस प्रकार शुक्ल जी द्वारा जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किया गया वह आधार विलोप प्रतीक होता है। तो जो शुक्ल जी है, इन्होंने नाम दिया रचनाओं का आधार पर, लेकिन इसमें कोई भी जो कहते हैं ना प्रमाण नहीं मिलता कि इसके अकॉर्डिंग इसे होना चाहिए। तो इनकी जो इस काल को इनको नकारा दिया गया और इनका काल विलोप हो गया, मतलब कोई इनकी अस्तित्व नहीं बचा। तो इनका तो खत्म हो गया, इनका नाम नहीं दिया गया। एंड सेकेंड है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल की कला विधि से 750 से 1375 तक मानकर इसे 2 भागों में बांटा, और इनके अकॉर्डिंग इन्हें 2 भागों में बांटा आदिकाल को। जो संधि काल है देखिए 750 से 1000 तक, और जो चरण काल है 1000 से 1350, इन 2 भागों में इन्होंने इसका नाम रखा। उन्होंने संधि काल में जैन सिद्ध तथा नाथ साहित्य को तथा चरण काल में वीर गाथात्मक रचनाओं को सम्मिश्रित किया है। तो उनका 2 कालों में किया, इसमें इस रचनाओं के बारे में और इसमें इस रचनाओं के बारे में लिखा। संधि काल 2 भाषाएं एवं 2 धर्मों का संधि युग है। तो जो संधि काल है उसमें 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया था, 2 धर्मों का किया गया था। वस्तुतः अब भर साहित्य ही है। जो चरण काल है, चरण काल नाम वीरगाथा काल की भांति ही सादोष है। तो इसमें इसको इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसमें भी दोष बताया गया था, क्योंकि इस रूप में भीतर गिनाई गई रचनाओं की रचना अप्रमाणिक एवं परिवर्तनीय है। तो इसकी जो कोई भी पहचान नहीं है या मान्यता है, इसे माना नहीं जाएगा इनकी रचनाओं को, जो इन्होंने रचनाएं इसके अंदर गिनवाई है। कुछ आलोचकों का यह कहना था कि वीरगाथा काव्यों में रचित
चरण ना होकर भाट थे। इसके साथ ही चरण काल नाम से उस युग के काव्य की भावना या शैली संबंधित विशेषता का भी संकेत नहीं मिलता। तो इसमें इन्होंने ये बताया जो उस काव्य में उसमें संकेत जो विशेषताएं होती है उसका कोई भी परिणाम नहीं मिलता। अब देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा आदिकाल को दिए गए नाम को साहित्य जगत में अधिक स्वीकृति नहीं मिली। तो इनका जो नाम दिया गया था इनको स्वीकृति नहीं मिली ने इनका नाम नहीं चला। वर्मा जी को इस बात का श्रेय आवश्यक है कि उन्होंने इस युग की बहुत सी अज्ञात सामग्री का भी ऐतिहासिक विवेचना किया। और जो वर्मा जी ये भी इनको खुशी ये मिलती है कि जो कुछ सामग्री होती है जिन्हें किसी को नहीं पता था उसका ऐतिहासिक उन्होंने विवेचना भी किया था। एंड जो आपका इसका लास्ट पॉइंट है आचार्य हजारी प्रसादी द्विवेदी, इनके अनुसार इस नाम को ना आदिकाल नाम दिया गया है। मेन पॉइंट देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इस प्रारंभिक काल को आदिकाल कहना उपयुक्त समझा। उनका यह नामकरण भी स्वयं प्रथम दोष रहित नहीं है। वस्तुतः आदिकाल नाम भी भ्रम धारणा उत्पन्न करता है। इस नाम से यह लगता है कि काल स्वतंत्र रूप से विकसित होने वाले पूर्ववर्तीय परंपरा और काव्य रूढ़ियों से मुक्त एवं स्वस्थता नवीन साहित्य काल है। तो जो इन्होंने आदिकाल का नाम दिया ये एक अच्छा नाम इनको लगा काव्य की धाराओं के अकॉर्डिंग। और उन्होंने ये भी किया ना कि ये विकास की दर है, स्वतंत्र की पहचान करा रहा है, परंपराओं काव्यों रूढ़ियों की उनकी सबकी मुक्ति करा रहा है उसमें। और ये साहित्य काल माना गया तो इनका काल ये महत्वपूर्ण माना जाता है। साहित्य की दृष्टि से यह अपभ्रंश काल का ही विकसित रूप है। साहित्य के किसी काल का नामकरण इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा प्रतिपादित विषय के आधार पर अधिक वैज्ञानिक और प्रामाणिक माना जाता है। तो जो साहित्य की दृष्टि से ना इस काल को महत्वपूर्ण माना जाता है, जो वैज्ञानिक तरीके से भी और जो कहते हैं ना जो प्रवृत्तियाँ उनके अकॉर्डिंग भी इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया और इसे सही कहा गया है कि इसके नाम सही लिखा है इन्होंने। आचार्य द्विवेदी जी का आदिकाल नामकरण तकनीकी साहित्य प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित करने में असमर्थक प्रतीक होता है, परंतु हिंदी साहित्य का प्रारंभिक युग होने का सूचक ये नाम आदिकाल पर्याप्त प्रचलित हो चुका। जो हिंदी साहित्य का जो सूचक है ना इसके अकॉर्डिंग हिंदी साहित्य में ना ये नाम बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया और ये प्रचलित हो गया, ये नाम चल गया। इसलिए अब प्राय इस युग को आदिकाल नाम से संबोधित किया जाता है। तो इस नाम से आदिकाल नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये किसके द्वारा आदिकाल नाम दिया गया? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। एंड आपका जो लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का देखिए आदिकाल साहित्य की विभिन्न परिस्थितियाँ क्या है विस्तार से विवेचना कीजिए। तो इनकी परिस्थितियाँ आप देखेंगे तो इसमें जो राजनीतिक भी आएगा, सांस्कृतिक भी आएगा, धार्मिक भी आएगा, तो अलग अलग है। तो सबके बारे में एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आदिकालीन साहित्य परिस्थितियाँ। तो ये साहित्य परिस्थितियाँ होती है इस काल के साहित्य में जो प्रमुख विशेषता उपलब्ध रही हुए परिस्थितियों से विकसित हुई। अतः आदिकालीन साहित्य के प्रमुख प्रवृत्तियों से प्रचलित होने से पूर्व कारण स्वरूप राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों का आंकलन कर लेना चाहिए। इस काल की विभिन्न परिस्थितियों का आंकलन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका राजनीतिक दृष्टि से ये युद्ध और अशांति का काल था। तो इन्होंने राजनीतिक दृष्टि से ये बताया ना कि इसमें कभी भी युद्ध हो सकते थे और इसमें कोई भी शांति नहीं थी। उत्तर भारत में हर्षवर्धन का विशाल साम्राज्य उनकी मृत्यु। तो उनका जो विशाल साम्राज्य था किसका? तो ये राजा थे उनका। और जो इनकी मृत्यु हो गई ना उसके बाद ये 1946 से 48 ईस्वी के बाद उपरांत भारत खंड राज्यों में विभाजित हो गया। तो उसके बाद जो भारत खंड है ना वो अलग अलग राज्यों में विभाजित हो गया। राजपूतों का उदय हुआ और उनके छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए। और जो राजपूत है वो उनका उदय हो गया, उनके अपने छोटे छोटे जो राज्य होते हैं ना स्थापित किए जो निरंतर युद्ध या संघर्ष में अपनी शक्ति खत्म करते हैं। और उन्होंने क्या किया युद्ध और जो संघर्ष करते लड़ाई झगड़े उसमें अपनी शक्ति को खत्म करते रहे, संघर्ष करते रहे। चौहान वंश के राजपूत राजाओं ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। जो वहाँ के राजा थे चौहान वंश के उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। राजपूत राजा निरंतर युद्ध की आग में जलते जलते तथा शक्ति खत्म हो गए थे। और जो राजपूत थे वहाँ के जो राजा थे युद्ध की लड़ाई में इतना जल रहे थे ना, इतना कर रहे थे, उनकी शक्ति जो खत्म हो गई।
भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर विदेशी आक्रमणों का भय बराबर बना रहता था और यहाँ पर लड़ाई झगड़े का जो भय रहता है वो बना रहता था कि किधर से कब हमला किया जाए। 10वीं शताब्दी में तभी महमूद गजनी ने और 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने भारत को पदक्रांत किया। जनता विदेशी आक्रमणों से परेशान थी ही, साथ ही युद्धगामी देशी राजाओं के अत्याचारों को भी सहन करने की मजबूर थी। तो जो जनता थी ना वो उस टाइम के बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि जो राजाएं होते थे उन पर अत्याचार करते थे और उसके अकॉर्डिंग जो युद्ध होते रहते थे उनसे भी वो परेशान हो गए थे। धीरे धीरे समस्त हिंदी प्रदेश में स्थित राज्य दिल्ली, कंजौर, अजमेर आदि पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। तो जो धीरे धीरे जो भी प्रदेश होते हैं ना हिंदी प्रदेश, उनमें सभी राज्यों पर किसका, तो जो मुसलमानों का अधिकार हो गया था। इस काल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मन स्थितियों का प्रतिफल है। और इस काल में ना ये सबसे ज़्यादा जो युद्ध लड़ाई ये सब होने लगे, इसमें जनता परेशान हो चुकी थी। तो यहाँ लड़ाई झगड़े की बात की जा रही है। एंड सेकंड पॉइंट है धार्मिक। एंड आपका सेकंड पॉइंट बनता है धार्मिक। तो देखिए आदिकाल में 3 संप्रदायों का विशेष प्रभाव दिखाई देता। तो 3 का दिखता है, तो कौन से है, तो पहला है जो सिद्ध संप्रदाय के नाथ है, जैन है, ठीक है। इस काल में वैदिक और प्रारंभिक धर्म के विभिन्न रूपों के साथ जैन और बौद्ध धर्म भी अपने वास्तविक आदर्शों से हट गए और बौद्ध धर्म में प्राय परिवर्तन हो चुका था। तो देखो जो एक धर्म होता है ना उसके स्थान को उन्होंने वास्तविक जो आदर्श होता है उनको छोड़कर उन्होंने बौद्ध धर्म में जो परिवर्तन हो गया था। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा, योग्य भक्ति का समावेश होने लगा और उन्हें मूर्ति पूजा की जाने लगी, ठीक है, और भक्ति का जो समावेश मिलने लगा। और जो कला और जो तंत्र मंत्र, जादू टोना, मांस, मदिरा आदि के स्थान पा लिए गए और इनकी वजह से इन्होंने ये हुआ कि जो वहाँ पर जादू टोने किए जाने लगे, दारू पिए जाने लगे उनके स्थानों पर, ठीक है। धर्म के वास्तविक आदर्शों के स्थान पर इन कालों में खत्म हो चुके थे और आचार्य भिन्नता, चमत्कार, प्रदर्शन, अहम भोग विलास को विशेष महत्व देते थे। तो उस समय ना जो धर्म का जो आदर्श होते हैं ना, जो स्थान होते हैं वो सब खत्म हो चुके थे और वहाँ पर क्या थी, जो चमत्कारों को माना जाता था, जादू टोना को और भोग विलास के लिए जो दारू वारू उनको महत्व देने लगे। सिद्ध संप्रदाय निम्न वर्ग की अशिक्षित जनता पर अपना प्रभाव छोड़ने के लिए तंत्र मंत्र, जादू टोना, चमत्कार प्रदर्शन द्वारा अशिक्षित जनता पर अपना प्रभाव जमा रहे थे। तो इन्होंने अपना प्रभाव जनता पर जमाने के लिए जादू टोना का प्रयोग किया, जो अशिक्षित थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। इस काल में विभिन्न धर्मों के मूल रूप से लुप्त हो चले थे और उनमें अंधविश्वास का समावेश हो गया था। और इस काल में जो ये होता है ना, जो धर्म है ना खत्म होते चले गए और उनमें अंधविश्वास जो पैदा होते गए। थर्ड पॉइंट है आपका जो आदिकाल की सांस्कृतिक। सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखर पर था। हिंदू धर्म एक सांस्कृतिक राष्ट्रव्यापी एकता का आधार था। तो जो सम्राट हर्षवर्धन थे उसके समय में संस्कृति को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता और एक ऊंचाई पर था और उस समय ना जो राष्ट्रव्यापी एकता का आधार भी था। किंतु कालांतर में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आगमन से भारत धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित होता गया। जब जो मुस्लिम है ना उन्होंने भारत में अपना पैर फैलाना शुरू किया तो धीरे धीरे जो वहाँ के लोग हैं ना वो मुस्लिम संस्कृति को प्रभावित होते गए, उनको पसंद करने लगे। इसका पूरा पूरा फायदा मुस्लिम संस्कृति के लोग उठाने लगे और वे भारतीय संस्कृति के मूल केंद्रों जैसे मंदिर, मठों एवं विद्यालय को नष्ट करने का प्रयास किया। तो जो मुस्लिम लोग थे उनको तो अपनी जो हिंदू लोगों को अपनी संस्कृति में प्रवेश करवा ही रहे थे, साथ के साथ जो हिंदू के जितने भी धर्म स्थल होते हैं जैसे मंदिर, विद्यालय, पूजा पाठ के जो भी स्थान होते हैं ना सबको नष्ट किए जाने लगे थे। मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव आदिकाल हिंदू संस्कृति के अनेक क्षेत्रों में पड़ने लगा था और जो मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव है ना आदिकाल के जो हिंदू संस्कृति है उस पर पड़ने लगा, उनका बुरा प्रभाव हुआ जिसकी वजह से वो हिंदू की साहित्य जो संस्कृति वो नष्ट होने चली गई। 4 पॉइंट है आपका आदिकाल की सामाजिक परिस्थितियाँ। जो सामाजिक उस टाइप क्या थी देखिए जिस युग में धर्म और राजनीति की दशा दीनहीन हो उसमें उच्च सामाजिकता की आशा नहीं की जा सकती। जनता शासन तथा धर्म दोनों और
से निरक्षित होती जा रही थी। तो देखिए, जो धर्म के मामले में हो या राजनीति के मामले में हो, तो उन दोनों तरफ से जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो सामाजिक में क्या उसको सुरक्षा मिलेगी, उनको क्या खुशी मिलेगी। सामान्य जनता अशिक्षित थी, जो साधु सन्यासी सौंपों दोनों की ओर दृष्टि लगाए रहते थे। और सबसे ज़्यादा जो वहाँ जनता थी ना, तो अशिक्षित थी, पढ़े लिखे नहीं थे। वो साधु सन्यासी इन सभी बातों में उलझे रहते थे और इन्हीं को बातें को मानते थे। समाज में स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव नहीं था। उनको पूज्य भाव मतलब उनके एक अच्छा व्यापार नहीं था। वे मात्र योग्य बनकर रह गई थी, वो मात्र योग्य बनकर रह गई। सती प्रथा भी इस काल का एक भयानक क्रोध था। और उस समय ना, जो सती प्रथा को भी महत्व दिया जाने लगा था। आपको पता है किस टाइप से होता है सती प्रथा, ठीक है। तो बहुत बुरा उस टाइम था। सुंदर राजकुमारियों से बलपूर्वक विवाह करने के लिए राजपूत में युद्ध छिड़ जाना एक सामान्य बात हो गई थी। तो उस समय जो स्त्रियां होती है, कन्याएं होती है सुंदर सुंदर, वो राजपूत ना आपस में ही विवाह कर लेते थे और जबरदस्ती करते थे। और वो उनके जरिए युद्ध भी होता था, उनके घर वालों से होता होगा। राजा और सम्मान तथा मुख्य रंग बिरंग राजा और सम्मान तथा मुख्य रंगलरिया में व्यस्त है। जो राजा होते थे, सामंत होते थे, जो गांव के मुखिया होते थे, वो अपने में मौज मस्ती में व्यस्त होते थे। जो वहाँ पूजा पाठ तंत्र मंत्र और जब तक करके लोग महामारी युद्ध के संकट को डालना चाहते थे। और ये सब वो करके पूजा पाठ महामारी फैला के जो लोगों को संकट में डालना चाहता था। और वन व्यवस्था के प्रति लोगों में सम्मान नहीं रह गया था। और जो वन को लेके लोगों में सम्मान होता है, वो सब खत्म हो चुके थे। आपका लास्ट पॉइंट है 5, साहित्य। कि साहित्य की दृष्टि में जो आदिकाल की क्या भूमिका है। देखिए, आदिकाल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही है। 3 धाराएं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है परंपरागत सांस्कृतिक साहित्य की रचना, प्राकृत या अपभ्रंश भाषा साहित्य का सृजन जैन कवियों कर रहे हैं। हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य। इस काल में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पुराणों एवं स्मृतियों पर टिकी लिखी गई ज्योतिष अहम काव्य शास्त्र पर अनेक मौलिक ग्रंथ की रचना की गई। तो जो उस समय के जो काल में ना साहित्य पुराणों पर लिखी जाती थी और टिकी रहती थी। और जो काव्य शास्त्र है ना, उसमें मौलिक ग्रंथ की रचना की जाती थी। धनपाल हेमचंद जैसे कवियों ने भी साहित्य प्रस्तुत किया हुआ अपनी मौलिकता एवं साहित्यिकता के कारण उच्च कोटि का था। चरण कवियों की सामाजिक आवश्यकताओं पर बल देते हुए कहा, उस समय जो तो भट्ट या चरण किसी राजा के पराक्रम विजय की व्याख्या करता था, वही सम्मान पाता था। मतलब उस समय ये कहा जा रहा है कि जो राजा की विजय की व्याख्या करेगा, राजा की तारीफ करेगा, वो सम्मान पाएगा। और जो राजा के विरोध में जाएगा, उसे दंड मिलेगा। तो यहाँ पर फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। जो आपको हमने ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। थैंक यू।